हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमी और ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे इसमें। ओके, और प्रीलिम्स के सेक्शन में इकोनॉमी देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, पॉवर्टी यानी गरीबी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, बाकी है एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतना ही लिखा है। तो क्या इतना ही सिलेबस है? नहीं, ये ईटीसी है, इसमें भी बहुत कुछ है। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो यहीं से आ जाते हैं। और एवरी ईयर, ठीक है, या फिर ईच ईयर कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जो सवाल इसका वेटेज है, यहाँ पे मिनिमम 10 सवाल और मैक्सिमम 20 प्लस भी कभी कभी हो जाता है। तो इतने सवाल आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि लगभग आप 40 प्लस 40 प्लस मार्क्स के जो सवाल होते हैं वो इकोनॉमी सेक्शन से आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो इसमें मेंशन नहीं है। इकोनॉमिक ये सब देखेंगे, लेकिन अभी जो है वो ईटीसी का पार्ट है। बहुत सारा चीज़ जैसे फाइनेंस है, मनी, ठीक है, या फिर बैंकिंग कह लें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे टू डे आरबीआई या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जैसे ये कुछ सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लिए जाते हैं, बेसिकली इनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ें जो होती हैं उनको ध्यान में रखना है। जैसे आईएमएफ के कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, इनके द्वारा कोई न्यू इनिशिएटिव लिए जाते हैं फाइनेंसिंग के क्षेत्र में, तो इन सब चीज़ों को आपको कवर करना रहता है करंट अफेयर्स से। तो इस वीडियो में देखते हैं हम लोग मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, इसलिए मैंने इसे पार्ट 1 नाम दे दिया है। ठीक है, और ये बाइलिंगुअल यानी कि दोनों भाषाओं में मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मनी एंड बैंकिंग में पढ़ना क्या क्या है। तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है मनी। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, मनी सप्लाई, टूल्स टू मेजर मनी सप्लाई, ये तीसरा है। नेक्स्ट है बैंकिंग इन इंडिया, यानी कि बैंकिंग का इवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग जानेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है उनके फंक्शंस और वो उनसे जुड़ी हर बात को जानेंगे। मेजर एक्ट, खैर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यानी कि भारत में जो बैंकिंग का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये जानेंगे। जैसे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डेवलपमेंट बैंक हैं, एनबीएफसी जिनको शॉर्ट में कह सकते हैं आप एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आप इसे शॉर्ट में एसएफबीज कह सकते हैं। उसके बाद पेमेंट बैंक है, एंड देन बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, जिससे कि लास्ट टू लास्ट ईयर सवाल भी आए थे प्री में। फिर ये महत्वपूर्ण टॉपिक है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ बैंकिंग, ये जानना है। फिर अदर की टर्म्स, जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो अदर जो टर्म्स हैं, कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे भी देखेंगे। एंड देन वी हैव कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। फिर है नो योर कस्टमर नॉर्म्स, यानी कि KYC, आप लोग भली भांति इससे वाकिफ होंगे। तो ये नॉर्म्स क्या है और इसकी क्या इसकी परफॉर्मेंस नहीं कह सकते, मतलब ये इसका काम क्या है, इसके अंदर क्या प्रोविजन है, ठीक है, कैसे फंक्शन करता है ये। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अगेन NPAs, लगातार आप सब समाचारों में देखते होंगे कि इस बैंक का NPA हाई हो गया, इतना % बढ़ गया। ठीक है, तो कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है, कुछ लोगों को पता नहीं भी होगा। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। एंड देन बेसल नॉर्म्स, क्रेडिट रेटिंग जो है इंडिया का, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग ऑफ बैंक्स जो इंडिया में था उसको। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो भी मैंने बताया था कि वहाँ पे इंक्लूजन बोला था, यानी कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एंड देन नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन,
ठीक है। तो ये सारे बैंकिंग एंड मनी एंड बैंकिंग जो हमारा था, ठीक है, तो इससे रिलेटेड सब मुद्दे थे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मनी। मनी है क्या? अब डे बाय डे डेली लाइफ में आप सब इसे यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? कुछ लोग फूड के लिए करते हैं, क्लोथ्स के लिए करते हैं, हाउसिंग के लिए करते हैं, ठीक है, ट्रेवलिंग में आप करते हैं, ठीक है, एंड देन एजुकेशन में करते हैं, हेल्थ में करते हैं। अनेकों ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पैसा इस्तेमाल करते हैं कुछ सी वस्तु का उपभोग करने के लिए, सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो मनी का जो डेफिनेशन है, एज सच यूपीएससी ऐसा आपसे पूछने नहीं जा रहा है कि मनी का डेफिनेशन बताओ, बस ये बेसिक नॉलेज आपको जानना है और कुछ भी वैसे चीज़ कुछ नहीं। हाँ, मनी इज एन इकोनॉमिक यूनिट दैट फंक्शंस इज अ जनरली रिकॉग्नाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बस ये टर्म याद रखिए, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पज इन एनी इकोनॉमी। ट्रांजेक्शन करते हैं, आप 5 रुपया लेके जाते हो और ½ kg आलू खरीद के लाते हैं, तो ये एक टाइप का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। कैसे एक्सचेंज हो रहा है कि आप सामने जो शॉपकीपर है, आप उसे पैसे दे रहे हैं और ये इधर से इसके बदले में आपको पोटैटो देता है, तो ये क्या है? मनी। तो पहले से चलते इसे बार्टर सिस्टम भी कहते थे, बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में भी यही होता था, वहाँ मेटल से चीज़ें को एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। एक चीज़ एक और भी होता है, डबल बॉन्ड्स ऑफ कोइंसिडेंस। जैसे बार्टर सिस्टम में होता था कि आप मार्केट में गए हैं, आपके पास टोमेटो है एंड आपको नीड है पोटैटो की, तो आप, और ये जो सामने वाला है इसे भी टोमेटो चाहिए, ठीक है, और इसे पोटैटो चाहिए, तो आप एक्सचेंज कर लेंगे। आप ½ kg इसे अगर टोमेटो देते हैं तो ये ½ kg आप उसके बदले आपको पोटैटो देगा। इस तरह से चीज़ें चलती थी, ठीक है। तो ये बेसिकली मनी था और इसके बारे में। अब कुछ मनी जो है इसके अलग अलग फॉर्म्स भी हैं, है ना, इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ मनी, यानी कि पैसे जो हैं, पैसा जो है उसका कितना प्रकार है, ठीक है। सेकंड, टाइप्स ऑफ मनी यहाँ पे देख सकते हैं। कमोडिटी मनी, ये इस तरह से वस्तु वाली चीज़ें जो पहले एंशिएंट टाइम में यूज होता था, अब इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। मेटालिक मनी, जैसे गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे, ब्रॉन्ज के होते थे, तो इसे बोलते हैं मेटालिक मनी बोलते हैं। पेपर मनी जो हम लोग यूज करते हैं, नोट, ठीक है। बैंक क्रेडिट, यानी कि ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के जो यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, तो ये इसमें पेपर मनी में आता है, कन्वर्टिबल होता है और इन कन्वर्टिबल होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब इलेक्ट्रॉनिक मनी जो इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि ये टाइप्स हैं, और ऐसे टाइप भी पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, पर आपको जानना चाहिए। बाय द वे, किसी भी एग्जाम, अगर यूपीएससी नहीं पूछता है तो किसी अन्य एग्जाम में भी चीज़ें इस तरह के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मनी जो होता है, यहाँ पे एक दो होते हैं, इससे बात करेंगे हम लोग। फिएट मनी, फिएट मनी, एंड दूसरा हमारे पास है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर, ये लीगल टेंडर से सवाल आ चुका है, आई थिंक 2018 के प्री में आया था कि लीगल टेंडर क्या होता है। तो इसे जानते हैं सबसे पहले कि लीगल टेंडर है क्या। लीगल टेंडर, ओके, लीगल टेंडर इज एनीथिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ये ध्यान रखना, बाय लॉ एज अ मीन्स टू सेटल अ पब्लिक और प्राइवेट डेट, ठीक है, और मीट अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो ये बात देखिए कि लीगल टेंडर जो है वो किसी भी लॉ के द्वारा, यानी कि कानून के तहत इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। और क्यों किया जाता है? प्राइवेट डेट या फिर पब्लिक डेट हो, यानी कि जो आप पैसे लेते हैं, ठीक है, और जब आप उसे चुकाते हैं तो वहाँ पे आप लीगल टेंडर देते हैं, है ना। जो पैसा पे करते हैं वो लीगल होता है, या फिर किसी प्रकार के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को, जो यानी कि जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करने के लिए जो करेंसी हम यूज करते हैं वो लीगल टेंडर होता है। चाहे वो टैक्स पे करना हो, पेमेंट देना हो,
ठीक है, टैक्स पेमेंट देना हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स हो या फिर लीगल फाइन हो या फिर डैमेज के लिए जब हम उसे पे करते हैं तो अब हम लोग पे क्या करते हैं, पैसा, है ना, नोट देते हैं, करेंसी देते हैं ना। तो यही होता है लीगल टेंडर। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के हम लोग करेंसी यूज करते हैं वो सारे लीगल टेंडर होते हैं। पर आप याद रखें कि चेक जो होता है ये लीगल टेंडर नहीं होता है। ठीक है, इस तरह की चीजें। ओके, तो बस इसमें यही याद रखना है कि ये रिकॉग्नाइज बाय लॉ हो, कोई ऐसा नहीं हो जो लीगल, जैसे अभी हमारे देश में चर्चा में रहता है कई बार वर्ल्ड वाइड भी बिटकॉइन, तो ये लीगल टेंडर है नहीं, क्योंकि इसका कोई ऑथराइज्ड कुछ ऐसी चीज़ें जो होती है ना जो सेंट्रलाइज, इसका कहीं पे कोई कानून बनता हो तो वो नहीं है। जैसे पार्लियामेंट, हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट है, यहाँ पे कानून बनते हैं, कौन सा चीज़ लीगल होगा, कौन सा चीज़ लीगल नहीं होगा। फिर हमारे यहाँ आरबीआई है, तो ये इन सब चीज़ों पे सजेशंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए जो टेंडर हम लोग देते हैं, ठीक है, पे करते हैं, उसे बोलते हैं लीगल टेंडर। नेक्स्ट है फिएट मनी। फिएट मनी, द मनी विच डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, वास्तविक, है ना, कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होता है, इसे ही कहते हैं फिएट मनी। ठीक है, अब जैसे जितने भी करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, वो सारे के सारे फिएट मनी कहा जाता है। हम लोग जो खर्च करते हैं, हमारा जो एक्सपेंडिचर है, वो भी क्या है, फिएट मनी है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन इज नॉट बेस्ड ऑन इज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, बट इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू के द्वारा इसे ड्राइव किया जाता है। अगर ये नोट है और ये 50 रुपये का नोट है, तो आप इधर देखेंगे साइड में लिखा रहता है कि प्रॉमिस किया जाता है कि मैं धारक को, ठीक है, 50 रुपये अदा करने का वचन करता हूँ, और इधर आरबीआई का सिग्नेचर रहता है ना। तो इसका जो फेस वैल्यू है, तो ये इंट्रिंसिक, क्योंकि अब हमारे देश में तो 50 का नोट 50 में चलता है। जब इंटरनेशनल में बात करते हैं, जैसे डॉलर के साथ कंपेयर करते हैं, तो रुपया क्या होता है, ये सुनते होंगे आप कि मजबूत होता है और वीक हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। तो यानी कि ये इंट्रिंसिक है नहीं कि जितना है तो उतना ही है, तो हमारे देश में तो इतना ही है, लेकिन वैल्यू चीज़ों की क्या होती है, बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, तो इसलिए आप ये लाइन याद रखेंगे कि जितने भी करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सारे के सारे फिएट मनी हैं। अब यहाँ पे है गारंटी, अब यहाँ पे जो फेस वैल्यू है, बट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फेस वैल्यू और गारंटी प्रोवाइडेड बाय इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि जो इशू करता है उससे गारंटी देता है। जैसे आरबीआई हमारे यहाँ नोट इशू करता था, इसलिए उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 50 रुपये देने का वचन देता हूँ, है ना। तो एक तरह से इसे बोलते हैं प्रोमिशनरी नोट्स। ठीक है, प्रोमिशनरी नोट्स होते हैं ये। ठीक है, टू द बियरर, बियरर कौन है, हम है। जैसे इस बच्चे को अगर आपने पैसा दिया तो ये बियरर हो गया, अगर ये 50 रुपये ले जाके खर्च करा तो ये बियरर यानी कि धारक, है ना। तो आई होप फिएट मनी आप समझ के होंगे, कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, मैं टेक्निकल टर्म में ले जाना नहीं चाहता आपको, बिल्कुल ईजी से ईजी शब्दों में आपको समझना है। अब फिएट जो करेंसी है, तो यहाँ पे ये इस तरह से काम करता है। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसान ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, फिर यहाँ बैंक में ये पैसा जमा करता है। इसके बीच में इंटरमीडिएटरी, जैसे जब पेमेंट करते हैं, जैसे वीज़ा, पेपल और इस तरह के जो इसे बोलते हैं प्लास्टिक करेंसी। एक प्लास्टिक करेंसी आप नाम याद रखेंगे आप। प्लास्टिक करेंसी जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, इसे प्लास्टिक करेंसी कहा जाता है। प्लास्टिक मुद्रा हिंदी में कह सकते हैं इसको, है ना। तो इसमें जब करते हैं तो यहाँ पे कुछ जब यूज करते हैं तो आप सब बैंक में बैंक से एटीएम और लेते हैं। जब आप डेबिट कार्ड लेते हैं, एटीएम तो नहीं लेते, लोग कहते हैं एटीएम लेना है, आप एटीएम कैसे ले सकते हैं, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। ओके, तो ये थोड़ी सी वियर्ड सी लगती है जब कहते हैं अरे हमें एटीएम नहीं मिला। भाई एटीएम तो पब्लिक है, वो सबके लिए है, आपको पर्सनल थोड़ी मिलेगा, आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसे डेबिट कार्ड कहते हैं। ठीक है, जनरली ये सबको मिलता है, बट क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है। इसके लिए जो एलिजिबल होते हैं इनके अलग टर्म एंड कंडीशंस है। तो एटीएम तो मशीन है जहाँ से आप पैसे निकालते हैं, तो आप सोचिए कि आपको एटीएम चाहिए या फिर डेबिट कार्ड चाहिए, तो एटीएम कार्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, और अब पैसे बैंक में जमा करते हैं, यहाँ पे उसका कस्टमर है, आपका कस्टमर है, तो आप यहाँ से ऐसे पे करते हैं इसको, कुछ लेना हो।
क्रिप्टो करेंसी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे बस पीयर टू पीयर इसमें ट्रांजेक्शन होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में। अगर यहाँ पे कोई है और यहाँ पे कोई है तो कंप्यूटर लेके तो इनके बीच में होगा, और इसके बीच में कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, बैंक है हमारे बीच में, हम गए बैंक में जमा किया, फिर वहाँ से आया। तो इस तरह से चीज़ें ये साइक्लिक वे में चलते रहता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा सच कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये याद रखेंगे टर्म की डिसेंट्रलाइज्ड। तो भी समझते हैं आगे, ठीक है। थोड़ा सा आप जान लीजिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, ये ज़्यादा जरूरी है नहीं, पर थोड़ा सा जान लें कि एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और इसमें ये होता है कि जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी है जो सर्कुलेशन में है, ठीक है, एमंग पब्लिक, यानी कि जो जनता के बीच में जो पैसे चल रहे हैं, कितना पैसा घूम रहा है पब्लिक में, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। तो मनी क्या है, ये एक मोबाइल चीज़ है, एक जगह से दूसरी जगह ये होता रहता है, इस तरह की चीज़ें ये चलती रहती हैं। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना मनी सर्कुलेशन में है, तो ये होता है मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। और इसमें ज़्यादा कुछ डीप में जाना है नहीं। ओके, अब बात करते हैं टूल्स टू मेजर मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं। तो इसके कुछ टूल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि अभी तक कभी यहाँ से सवाल आया नहीं है, लेकिन बेसिकली सब पढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपको बता दूं कि ताकि आपको पता रहे। कोई अगर आपसे बहस करे इकोनॉमी में तो आप पीछे ना रहो, ठीक है। एग्जाम में आए या ना आए ये दूर की बात है, पर ये आ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये है M0, इसको M0 पढ़ सकते हैं, इसको कहते हैं रिजर्व मनी। इसका मतलब क्या होता है, इसमें होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, जैसे हमें बताया कि पब्लिक के पास कितना पैसा है। दूसरा, बैंकर्स डिपॉजिट विथ RBI, यानी कि जो बैंक होते हैं इनके पैसे RBI के पास जमा होते हैं, तो ये कितना है, प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI, जो और अदर डिपॉजिट जो अन्य प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं वो, तो ये आता है M0 यानी कि रिजर्व मनी। तो सिंपली आपसे कभी ये पूछा जा सकता है कि M0 यानी कि रिजर्व मनी के जो है वो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल नहीं होता। तो ये तीनों टर्म आपको याद रखने हैं। सर्कुलेशन में कितना करेंसी है, बैंकर्स का डिपॉजिट RBI के पास कितना है, और अदर डिपॉजिट कितने हैं। दूसरा है M1 नैरो मनी, इसमें है कि करेंसी विथ पब्लिक, ठीक है, यानी कि पब्लिक के पास कितना करेंसी है, सॉरी यहाँ पे मैंने बोला कि सर्कुलेशन में कितना है, ठीक है, और यहाँ पे करेंसी विथ पब्लिक यानी कि पब्लिक के पास कितना पैसा, ठीक है। एंड प्लस डिमांड डिपॉजिट, ये सब आगे बैंकिंग में पढ़ेंगे, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है, विथ द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो कितना है, एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI। फिर है M2, ऐसा जिसका कोई नाम नहीं है, तो M2 का मतलब ये होता है कि M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जितने सेविंग हैं वो, और M1 कौन सा, ये नैरो मनी। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नैरो मनी प्लस ये वाली चीज। एंड देन तीसरा ये हमारा जो है ये है M3, इसको बोलते हैं ब्रॉड मनी। तो इसका ये इक्वल होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, यानी कि इसके ये दोनों को जोड़ दें आप, ठीक है। M1 यानी कि ये पूरा, ठीक है, एंड ये वाला फिर टाइम डिपॉजिट विथ द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट यानी कि जो FDs वगैरह करते हैं कि हाँ 10 साल के लिए एक निश्चित टाइम के लिए जो डिपॉजिट होता है। और M4 जो होता है ये है M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जो तो इसके बारे में सब अलग से पढ़ेंगे कि ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे लेंथी होगा, बस आप इसे याद रखिए, ठीक है। तो ये इस तरह से जो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए इन सभी फार्मूलों को अप्लाई किया जाता है। अगर आप इस प्रेजेंटेशन का PDF लेना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब कुछ मिसलेनियस बातें हैं जिसे जानते हैं। मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये भी प्रीलिम से पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बार बार पूछा जाएगा, पर फ्यूचर में कभी भी आ सकते हैं। ओके, ओके, तो इसमें
देखिए क्या होता है कि ये जो मनी मल्टीप्लायर है ये है क्या, ये बेसिकली एक रेशियो है। किसके बीच का रेशियो है? रेशियो बिटवीन ब्रॉड मनी एंड रिजर्व मनी। ब्रॉड मनी एंड रिजर्व मनी, ठीक है। तो रिजर्व मनी क्या? M0, और ब्रॉड मनी अभी आपने देखा M3, ठीक है। तो इनके बीच का ये रेशियो है, और ये इंडिकेट करता है कि जो इनिशियल डिपॉजिट हैं उनमें फाइनल इंक्रीज कितना हुआ, टोटल मनी सप्लाई में कितना इंक्रीज हुआ बेसिकली। जैसे अगर देखा देखिए किसी ने आपको 100 रुपये दिए, उसने कहा कि मैं इस पर 10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लूंगा या फिर दूंगा, तो ये टोटल कितना मनी हो जाएगा? अगर एक महीने की बात करें तो 110, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो गया ना, ठीक है। या फिर अगर किसी ने 10 रुपये लेके आपको 10 महीने के बाद 100 रुपये लौटाए, तो ये कितना टाइम हो गया? 10 जाए, यानी कि 10 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से मनी का सप्लाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये ब्रॉड मनी और रिजर्व मनी के बीच का नहीं मतलब इनके बीच का रेशियो है। ओके, तो ये बेसिकली आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था मनी मल्टीप्लायर। कुछ चीज़ें आपको PDF में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से लिख के नोट करें तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, एडिट करके। ओके, क्रिप्टो करेंसी क्या है इसे भी जानते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए सीनियोरेज। सीनियोरेज क्या है? सीनियोरेज इज नथिंग बट लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करेंसी। यानी कि अगर 2000 रुपये का कोई नोट है तो इसको बनाने में कितना खर्च आता है। मान लीजिए कि इसे बनाने में 2.5 रुपीज़ के खर्च आए, 2.5 रुपीज़, यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP। तो इसी को बोलते हैं सीनियोरेज, ठीक है। आई होप आप समझ गए। और ये जो है ये मिलता किसको है? क्योंकि करेंसी कौन छापता है हमारे देश में? RBI। तो जो इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है, सीनियोरेज जो अर्न करता है वो RBI करता है नोट को प्रिंट करके, प्रिंटिंग करेंसी, है ना। तो आप ये याद रखेंगे। एंड अ पार्ट ऑफ सीनियोरेज इज रिटेन बाय RBI एंड द रेस्ट ऑफ इट्स ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। यानी कि इसका कुछ हिस्सा अगर 2.5 रुपीज़ है तो मान लीजिए कि अगर इसने 1 रुपीज़ रखे और 1.5 रुपीज़ ये गवर्नमेंट को देती है। तो आप ये याद रखें कि इन दोनों के बीच में शेयर होता है, गवर्नमेंट और RBI के। ये हो गया सीनियोरेज। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी बहुत ही न्यूज़ में रहता है। ये एक डिजिटल करेंसी है, यानी कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता जिस तरह का हमारे पास आजकल नोट होता है या फिर कॉइन्स होता है, इस तरह का नहीं होता है। और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पे काम करता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स जान लीजिए, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन। तो सिंपली आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो न्यूज में देखे गए हैं तो ये क्या है, मालवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्या है? तो ये क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत काम करता है, यानी कि इसमें जो एक दूसरे से आदान प्रदान होते हैं और इनके बीच का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो स्टोर होता है ये ब्लॉकचेन में, ठीक है। तो इसे और डिटेल में अगर जानेंगे जब साइंस एंड टेक में, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे इतना जान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या था कि अभी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल कर दिया है, जो बिटकॉइन है, कि आप यूज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। एंड ये याद रखना है। इससे पहले 2018 में इंडिया में इसे बैन कर दिया गया था, और 2020 में मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन को लिफ्ट कर दिया है। तो फिलहाल आप ये याद रखेंगे
बाकी इसके चीज़ें जिसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, तो ये मेंस के लिए है, तो ये बाद में से आप प्रिपेयर खुद से भी करें ये चीज़ें, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा इसके फीचर्स पूछ लिए जाते हैं कि है क्या ये डिसेंट्रलाइज है। जैसे हमारे देश में हमारे यहाँ करेंसी जब चलता है हम लोग यूज करते हैं तो ये सेंट्रलाइज है, यानी कि इसे आरबीआई इशू करता है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे डिमोनेटाइज करना, मोनेटाइज करना, लेकिन इसके यहाँ पे कोई नहीं होता है, जैसे मैंने पहले भी दिखाया आपको। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में कोई इसका सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रित जो कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो ट्रांजैक्शन का रिक्वेस्ट देता है आपको, एंड इसमें एक ब्लॉक होता है जिसको नोड, जब ये हो जाता है इसको नोड्स कहते हैं। ठीक है, अ ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड, फिर ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है एंड देन यहाँ पे फिर ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड, तो यहाँ पे जो नोड में आता है, तो जो इतने सारे अलग अलग नोड हैं इन सब के पास भेजता है जो नेटवर्क में। एंड उसके बाद जो चौथा स्टेप है नोड वैलिडेट द ट्रांजैक्शन, तो नोड जो है वो ट्रांजैक्शन को चेक करता है, वैलिडेट करता है कि ये ठीक है, एंड देन नोड्स रिसीव रिवॉर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ वर्क, फिर इसको एक रिवॉर्ड दिया मिलता है, ये जो काम है उसका प्रूफ है ना, उसके प्रूफ के लिए। एंड देन फिर द जो ब्लॉक है उसको ऐड किया जाता है एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में, जो इनके बीच का जो भी ब्लॉकचेन है उनमें इन्हें ऐड कर दिया जाता है। और फाइनली सिक्स्थ स्टेप यह है कि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये कुछ इसके फंक्शनिंग है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बैंकिंग इन इंडिया के बारे में। ठीक है, तो देखिए बैंकिंग इन इंडिया यानी कि सबसे पहले जो बैंक हमारे देश में स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 1770 में। ठीक है, 1770 में स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये वनडे एग्जाम्स में करे यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगा, पर आप जान लीजिए कि 1770 में सबसे पहला बैंक स्टैब्लिश किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। एंड उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक सेटअप किए गए। ठीक है, ठीक है, तो पहला देखिए बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मैड्रास, और ये रिस्पेक्टिवली 1806, 1840, 1849 में से सेटअप किया गया था। ठीक है, तो ये जो बैंक थे ये क्वासी सेंट्रल बैंक की तरह इन्होंने काम किया। किस तरह से क्या था? क्वासी सेंट्रल, यानी कि पूरा सेंट्रल ये नहीं थे, क्वासी सेंट्रल काफी दिनों तक काम किया। ठीक है, एंड देन फिर क्या होता है 1921 में इन तीनों बैंक को अमलगमेट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। 1921 में ऑल दिस बैंक वर अमलगमेटेड टू फॉर्म द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हो गया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1921 में, और इस तीनों को मर्ज करके। ओके, फिर 1922 में क्या हुआ? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हिल्टन यंग। ठीक है, तो ये कमीशन बना था इंडियन करेंसी और इनके फाइनेंस के, और किसके चेयरमैनशिप में? तो हिल्टन यंग। तो ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में काम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो कमीशन है हिल्टन यंग, जो कमीशन था बना था जिसके चेयरमैन थे हिल्टन यंग, तो इन्होंने रिकमेंड किया ऑपरेशन ऑफ मनी मैनेजमेंट। ठीक है, 1926 में ऑपरेशन ऑफ मनी मैनेजमेंट यानी कि पैसों का प्रबंधन। ठीक है, और इनका जो रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन द आरबीआई एक्ट वाज पास्ड इन 1934। यानी कि आरबीआई एक्ट जो है
इसे 1934 में पास किया गया था और ये इफेक्ट में कब आया था? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसीलिए हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर था वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है अभी भी, है ना। तो ये आप याद रखिए। जब आरबीआई बना स्टार्टिंग में इनिशियली 1935 टू 37 तक में इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था। इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में था। उसके बाद कहाँ बन गया? अभी करेंटली ये मुंबई में आ गया है। ये सबको पता होना चाहिए, तो पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था, तब भी जो हमारा आरबीआई था कई देश के बैंकों के लिए बैंकों का ये सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर रहा था। आरबीआई कंटिन्यू टू वर्क एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा, ये 1947 तक किया, पाकिस्तान 1948 तक एंड कुवैत 1959 तक। ये इन तीनों देशों का यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है कि किस देश का आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक के फॉर्म में काम नहीं किया। ओके, तो आप ये याद रखिए। और इसके बाद स्टार्ट हुआ नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन ये 1969 में स्टार्ट हुआ था। अभी देखते हैं कि ये नेशनलाइजेशन 1969 में स्टार्ट हुआ, जिसमें कि फर्स्ट टर्म में 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया गया था 1969 में, और 1980 में 6 और बैंक को नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। ठीक है, एंड 1990s के बाद में नहीं बैंक, तो बहुत सारे बैंकों को धीरे धीरे अमलगमेट किया गया था। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है नहीं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी चीज़ें और जानते हैं। अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में, जो हमारा देश का, इसे सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, मतलब। ठीक है, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, इसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आरबीआई का गठन किया गया था। और अभी मैंने बताया आपको कि 1934 में आरबीआई का गठन किया गया था। सॉरी, ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 से ये क्या हुआ? इफेक्ट में आया, केम इनटू इफेक्ट। तो आप इसे अच्छे से याद रखें। कई बार वनडे एग्जाम में इस तरह के डेट पूरे पूछ लिए जाते हैं, महीना और दिन दे के। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बता दिया, और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था, इंडिया का सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। और जो फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के, फर्स्ट गवर्नर जो थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, 1935 से 1937 के बीच रहे थे। आप यहाँ बताने कि आरबीआई का है, बट यहाँ पे इंडियन नहीं पूछ रहा है। तो आप ये बताइए कि फर्स्ट इंडियन जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? ठीक है, देखिए, सीडी देशमुख हमारे देश के पहले, यानी कि फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय, यहाँ पे प्रथम भारतीय और यहाँ पे है फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, वो थे सीडी देशमुख, जो 1943 से 1949 तक इन्होंने सर्व किया था। द अफेयर्स ऑफ आरबीआई आर गवर्नड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि इसके जो मामले होते हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा गवर्न किया जाता है, जिसमें कि 21 मेंबर होते हैं। नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। अगर यूपीएससी ने कभी नंबर दे भी दिया तो आप इसे आंख बंद करके गलत कर सकते हैं, क्योंकि नंबर, आंकड़े हमेशा यूपीएससी 99.9% चांसेस ये रहता है कि वो आंकड़े गलत ही देते हैं। ठीक है, अब 1% में आपका लक है। गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर जो होते हैं आरबीआई में, आपने सुना होगा कि गवर्नर भी होते हैं और ये डेप्यूटी गवर्नर हैं। तो इनको
ये बनते कैसे हैं? इनको नॉमिनेट किया जाता है, यहाँ पे याद रखिए, नॉमिनेट किया जाता है ना, बाय द गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग है, ठीक है। इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी करेंटली आरबीआई के गवर्नर कौन है, अब बताइए, ठीक है। तो ये बात है। अब बात करते हैं आरबीआई के फंक्शंस के बारे में कि आरबीआई फंक्शंस कैसे करते हैं। यहाँ पे सवाल सीधा ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, या फिर आर तक नॉट लग के भी आ सकता है। तो पहला जो है ये है मोनोपोली ऑन इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, यानी कि बैंक जो के नोट बनते हैं इन पे इनका एकाधिकार होता है, कौन से बैंक, ठीक है। सेटिंग द ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट, ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट जो होता है इनको सेटअप करना होता है। तो पहले पहचान लेते हैं, गवर्नर का बैंकर होता है, बैंकों का बैंकर होता है, लैंडर्स का लास्ट रिजॉर्ट होता है, और ये कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड रिजर्व्स को भी ये मेंटेन करते हैं। रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, यानी कि बैंकिंग सेक्टर का ये सुपरविजन भी करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा बात जान लेते हैं कि मोनोपोली और इस तरह की चीज़, तो ये होता है कि कितना करेंसी छापना है। अब ये तो नहीं है ना कि हमारे इकोनॉमी और मार्केट के हिसाब से करेंसी छापी जाती है। एक्स्ट्रा करेंसी छाप के कर रखेंगे ज़रूरत से ज़्यादा तो हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मार्केट में डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए करेंसी प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, यानी कि कौन बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कितना रखेगा ये डिसाइड कौन करता है, ये आरबीआई करता है कि हाँ 4.5% है, 3.5% है। तो ये अलग अलग बैंकों के थोड़े अलग अलग होते हैं, जिसका पैरामीटर सेट आरबीआई करता है जो ऑफिशियल होता है। बाकी वो बैंक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं कई बार, ठीक है। और ये गवर्नमेंट का बैंकर होता है, यानी कि गवर्नमेंट को डेट देना हो, कर्ज देना हो, ठीक है, इस तरह के सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह की चीज़ों को ये करता है। बैंकर्स बैंक, यानी बैंकर, बैंकों का बैंकर, यानी कि बैंक जो होते हैं, बैंक अभी मैंने बताया था कि बैंक भी अपना पैसा आरबीआई के पास आके डिपॉजिट करता है और इसके बदले में इन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पे की जाती है, इंटरेस्ट पे किए जाते हैं। तो आप ये याद रखें। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई ना केवल एक बैंकर है बैंकों का, बट ऑल्सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब यह है कि जब कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्राइसिस में होगा, इट मीन्स दैट द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अप्रोच द आरबीआई टू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से कहते हैं कि आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी एंड एनेबल्स आरबीआई टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो ये चीज़ें हैं, बस याद रखें। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इस तरह से इसका कह सकते हैं कि ये भाई एक कस्टोडियन भी है, ठीक है, इसका माई बाप है आरबीआई। और रेगुलेशन और सुपरविजन बैंकिंग सेक्टर का भी यही करते हैं, यानी कि ठीक है। तो आप इसे ध्यान से याद रखें। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या है। अब बात करते हैं आगे मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इट्स एन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई टू इन्फ्लुएंस, यहाँ पे देखिए, टू इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि जो मनी का सप्लाई है उसको इन्फ्लुएंस करना। तो कैसे कैसे सप्लाई इसे इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? हाउ डज मॉनेटरी पॉलिसी influence supply of money in the economy? As a part of monetary policy, RBI uses various instruments to control the money supply और credit, यानी कि मार्केट में कितना मनी है, ठीक है, तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, तो उसको देखते हैं कि कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया तो उसको कम कैसे करना है, और कम है तो उसके फ्लो को कैसे बढ़ाते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
द आरबीआई हैज़ अ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, शॉर्ट में एमपीसी कहते हैं। विच टास्क विद फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करते हैं, और इसमें अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, और बैंक रेट, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, इन सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। अब कैसे कैसे किस सिचुएशन में क्या क्या करते हैं उसे भी जानेंगे। इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 45 ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट, ठीक है, दैट वाज अमेंडेड इन 1934। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन क्या है कि आरबीआई, इसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिसाइडिंग द डिफरेंट पॉलिसी रेट, डिफरेंट पॉलिसी रेट को ये डिसाइड करते हैं, इंक्लूडिंग एमएसएफ, यानी कि इसका मतलब होता है, आगे जानेंगे इसे, अब फिलहाल यहाँ पे फुल फॉर्म जानिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यूजुअली क्या होता है कि ये 6 टाइम मिलते हैं 1 ईयर में, यानी कि हर एक 2 महीने पे एमपीसी की मीटिंग होती है, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंपोजिशन, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें कौन कौन होते हैं। तो इसमें एक तरफ आरबीआई और एक तरफ होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इन दोनों के तरफ से 3-3 मेंबर को इसमें रखा जाता है। और इसे, तो ठीक है, तो 3 ये आरबीआई इसको नॉमिनेट करता है और इधर गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ठीक है। नो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी नॉमिनेटेड टू एमपीसी, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल वो नहीं होगा, ठीक है, जो सरकारी नौकरी करता हो, ठीक है। एंड इसमें क्या है, मतलब जो अदर 3 मेंबर होते हैं वो आरबीआई से होते हैं, ठीक है, जिसमें एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं, और इसमें एक गवर्नर होते हैं। तो जो गवर्नर होते हैं इनके पास कास्टिंग वोट होता है, ठीक है। अगर टाई वाले सिचुएशन आ गया, टाई वाला सिचुएशन आ गया तो इसमें ये वोट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होंगे, और गवर्नमेंट 3 को नियुक्त करता है और आरबीआई 3 को नियुक्त करता है, ठीक है। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि इनका टर्म कितना होता है, 4 ईयर होता है, ठीक है। और सेलेक्ट कैसे किया जाता है इन मेंबर को, तो एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी विद आरबीआई गवर्नर एंड इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी होते हैं, 3 एक्सपर्ट होते हैं, तो ये इतना जानना जरूरी है नहीं। डिसीजन जो होता है वो मेजोरिटी वोट पे लिया जाता है, इस मेंबर हैविंग 1 वोट, हर एक मेंबर के पास 1 वोट होता है। और आरबीआई के जो गवर्नर है उनका क्या रोल है, तो द गवर्नर जो हैं, ठीक है, उनके पास will not enjoy a veto power to overrule the other panel's member but will have a casting vote in case of tie, जो मैंने कि आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ये जो टर्म है, तो इसमें क्या होता है कि जो डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, इससे संबंधित है ये, और ये कंट्रोल करता है कैसे जीडीपी और ग्रोथ को, जीडीपी जो है उनकी ग्रोथ को कैसे अचीव करें, जीडीपी ग्रोथ को, और जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, है ना। और जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, अब ये कैसे ये इनको मैनेज कैसे करते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट आर 2 टाइप्स, नेमली इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है, यानी कि क्वालिटी वाला, और दूसरा जो है यह है क्वांटिटिव, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, सिंपली सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव है या फिर कौन सा क्वालिटेटिव है। तो जो क्वांटिटेटिव है इसमें आता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसको ये सब टर्मिनोलॉजी है तो इसे बाद में डिटेल में जानेंगे। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR,
SLR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF, और LAF, यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं ये क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि SLR कितना है 4%, ये क्या है मात्रा है। बैंक रेट कितना है 5%, तो ठीक है 5%, ये क्या क्वांटिटी है 5%। रेपो रेट कितना है तो 3.5%। मतलब मैं ये बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये है नहीं। तो यहाँ पे क्या है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या आता है हाउ मच इन जो चीज़ें दिख रही हो फिजिकल फॉर्म में हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, यानी कि गुणात्मक जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। जैसे मैं क्या है ये डायरेक्ट एक्शन किसी चीज़ को कम करने को या फिर बढ़ाने को लिया जाए। डायरेक्ट एक्शन चेंज इन मार्जिन मनी, मार्जिन मनी में चेंज लाएंगे। मोरल सुएसन करेंगे, भैया कोई लोन लेके भाग रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि गोली मार देंगे उसको बोलेंगे, उसको पैम्पर करेंगे कि ऐसे ऐसे आप करिए। कस्टमर को बैंक करती है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है मान लो कि पहले 7% था, ठीक है, तो बोलेगा कि ऐसा है कि इसे कम कर देते हैं। या फिर कुछ चीज़ें और मोरल सुएसन यानी कि नैतिक अप्रोच लेना कि उसको मतलब यार हृदय परिवर्तन करा दो और अपना बैंक का जो कर्जा है वापस लो। तो ये है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसे समझ सकते हैं कि यहाँ से आप इसे समझ के याद रखिए कि क्वालिटेटिव क्या है, इसे मार्जिन, ठीक है। और कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, डाउन पेमेंट, रेशनिंग करेंगे अकाउंट का, मोरल सुएसन, डायरेक्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। और इधर ये चीज़ें हैं वही बात। अब क्वांटिटिव टूल्स को कैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, तो CRR है, ठीक है। ये है SLR, ये है RR, ये है RRR, ये है BR, ठीक है, और ये है OMO, ओके। तो इसको कैसे यूज करता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। जब बैंक को इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, ये कम करना रहेगा, तो ये CRR को क्या करेगा बढ़ा देगा, SLR को भी बढ़ाएगा, RR को भी बढ़ाएगा, RRR को भी बढ़ाएगा और बैंक रेट को बढ़ा देगा। और गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होते हैं उसको बेच देगा ये, ठीक है। तो अभी आई थिंक आप सबको अगर ये बातें पता नहीं है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो टर्मिनोलॉजी है बैंकिंग से रिलेटेड, CRR क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे समझा दिया गया है, तो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर समझाने लग गए तो ये इस वीडियो का लेंथ कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अब इंक्रीज करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को, जब बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे सबको, ठीक है। इधर बढ़ा रहे थे और इधर घटा देंगे सबको, बैंक रेट को भी कम कर देंगे, ठीक है। तो बैंक रेट मार्केट में ज़्यादा पैसा का लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, इस तरह से चीज़ें होंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे बेच रहे थे, यहाँ पे खरीदेंगे, तो इंक्रीज करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो इस चार्ट को आप अच्छे से ध्यान से, इसे मैं हटा देता हूँ, तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से। या फिर कोई भी सवाल आ सकता है तो यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन टेक अ स्नैपशॉट, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग। तो बेसिकली 3 प्रकार के हम डील करेंगे यहाँ पे, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। यानी कि इसे कॉमर्शियल बैंक को हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक हो गया, यानी कि सहकारी बैंक। तीसरा है डेवलपमेंट बैंक, यानी कि विकास बैंक, ठीक है। तो ये आप हिंदी में इसे समझ लीजिए, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक्स कंप्राइजेस शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। यानी कि यहाँ पे ये भी जो है भाई साहब ये 2 प्रकार के हैं, ठीक है, डबल रोल वाले। एक क्या है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक
और एक है नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल कमर्शियल बैंक रेफर्स टू अ बैंक विच इज लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसमें है, एंड दिस बैंक आर रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखें। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो होते हैं ये सर्टेन टाइप्स ऑफ बेनिफिट को ये एंजॉय करते हैं, लाइक दे कैन अप्रोच आरबीआई फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि पैसों की कमी हुई तो आरबीआई से जाके ले सकते हैं। इट बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ एक्सेट्रा, ठीक है, इस तरह पे। हाउएवर दे आर बाउंड बाय सर्टेन ऑब्लिगेशन, इनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। भाई आप किसी से आके ले रहे हो, ठीक है, तो मेंटेनिंग, इनको कहा गया कि भाई आप सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, जो आरबीआई का मैंडेट है उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना होगा। सिंपल भाषा में ये कह दें कि आप हैं सन, ये आपके फादर, ठीक है, तो ये आपको कुछ प्रिविलेज देते हैं। तो प्रिविलेज देते हैं तो आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। आप बच्चे हैं तो आपके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, आप आईएएस बनते हो, जो बनना होता है बन जाते हैं। देन सर्टेन ऑब्लिगेशन क्या है कि अब जब आप ये बूढ़े होंगे तो आपका ये दायित्व होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप फिर इनका टेक केयर करें, ठीक है, पैसे बचाएं। तो इस तरह से चीज़ें हैं कि उनको कुछ ऑब्लिगेशंस हैं कि आप इन सब चीज़ों को मेंटेन करें, पैसे बचाओ, ठीक है। कमर्शियल बैंक जो होते हैं ये मैंने बताया कि दो प्रकार के होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो होते हैं इसके अंडर भी अलग अलग बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर होते हैं, फॉरेन बैंक्स होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं इसमें तो एक तो एसबीआई है और इसकी जो सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरीज का मतलब क्या हो गया, यानी कि HSBI आपने सुना होगा, हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पटियाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इस तरह के इसके सब्सिडी, यानी कि जिस बैंक में एसबीआई स्टेट के जगह के नाम पे इसमें लगा होता है तो उसको बोलते हैं सब्सिडरीज। एंड जो 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो, ठीक है, तो एक एक करके अभी समझेंगे इसको, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक पहले समझ लीजिए कि 3 बैंक मैंने बताया कि प्राइवेट, पब्लिक, तो ये होता क्या है, ओके। ओके, तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं ये क्या है, इसमें जो मेजोरिटी स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और आरबीआई के पास होता है। और स्टेट, जिसमें कि एग्जांपल ले सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, इस तरह की चीजें। मेजोरिटी स्टेक यानी कि बहुमत, ठीक है, किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आरबीआई के पास होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है इसमें मेजोरिटी शेयर जो होता है कैपिटल, बैंक के कैपिटल का, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होता है, ना कि गवर्नमेंट के पास। जैसे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी एंड एक्सेट्रा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। फॉरेन बैंक जो है ये क्या है, ये इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्रीज एंड ऑपरेट देयर ब्रांचेज इन आवर कंट्री। तो ये कोई बैंक है अगर अमेरिका का है और यहाँ इंडिया में चल रहा है, ठीक है, तो मेन तो अमेरिका में चल कहाँ रहा है, इंडिया में। तो ये जैसे एचएसबीसी, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, एवियन, एएमआरओ बैंक, तो ये सारे जो होते हैं ये फॉरेन बैंक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, ठीक है, यहाँ पे क्या, मेजोरिटी स्टेक हेल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि इसमें गवर्नमेंट भी होते हैं और कई बार मतलब एक सेकेंड, ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं और पब्लिक सेक्टर, लेकिन जो मेजोरिटी होता है वो सरकार के पास होते हैं और थोड़ा कुछ प्राइवेट प्लेयर के पास होगा। तो ये आई होप आप समझ गए कि पब्लिक प्राइवेट ये क्या होता है, ठीक है। प्राइवेट फुल्ली प्राइवेट है, पब्लिक यानी कि जिसमें गवर्नमेंट और कॉरपोरेटर्स दोनों शामिल होते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनलाइज्ड बैंक।
यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक। तो 1913 टू 1917 के आसपास बैंकिंग क्राइसिस आए थे, जिसमें मोर देन 588 बैंक्स जो थे वो हमारे देश के अलग अलग पार्ट में वो फेल हो चुके थे एट द एंड ऑफ 1949। ठीक है, तो बैंकिंग क्राइसिस टाइम पे आया था, उस टाइम पे इट वाज फेल्ट नेसेसरी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल कमर्शियल बैंक। तो इसमें फिर ऐसा लगा कि इनको कंट्रोल करना है और कैसे रेगुलेट करना है। तो एक कॉन्सेप्ट आया कि भैया इसको सबको, कुछ बैंकों को नेशनलाइज कर दो। रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये पूछे जाते हैं कि व्हाट वर द रीजंस फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया। तो फर्स्ट जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स, यानी कि इकोनॉमिक पावर जो था वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के बीच में था, इसलिए इसको लाना। ठीक है, तो ये ज़्यादा था, तो एक जगह इसको सेंट्रलाइज किया गया। प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक का जो ऑनरशिप है उसको प्राइवेट किया गया। बैंक प्रीवियसली लोकेटेड मेनली इन अर्बन एरियाज, तो पहले जो थे वो अर्बन एरिया में था ज़्यादा। ठीक है, thereby neglecting and the development of agriculture and rural areas were not the priority sector। इसमें प्रायोरिटी सेक्टर पे फोकस नहीं किया जा रहा था, इस वजह से क्राइसिस आ रहा था। क्योंकि आप बैंक हैं तो आप कुछ ही लोग को ही देंगे आप, और बिल्कुल एक बॉन्ड एरिया में आप फंक्शन करेंगे तो उसका आउटकम तो उतना ही होगा ना। अब जितना ज़्यादा उसका फैलाव होगा, स्प्रेड होगा, तो बेनिफिट उतना ज़्यादा होगा। तो ये 3 बेसिकली रीजन थे, तो इसे ध्यान रखें। ठीक है, अब प्रोग्रेस क्या हुआ नेशनलाइजेशन के बाद? तो इसमें देखिए क्या हुआ कि ब्रांचेस के जो हैं उसमें एक्सपांसन हुए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को इंक्रीज किया गया। तो प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको प्रायोरिटी दिया जाता है कि पहले इनमें इनको लोन देना है, फंड देना है, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, हाउसिंग। तो आगे जानेंगे इसे अच्छे से कि प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एक अपने आप में टॉपिक है। ठीक है, लेवल ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड बैंक लैंडिंग इंक्रीज, यानी कि लैंडिंग भी बढ़ी और डिपॉजिट भी बढ़ने लगा बैंकों में। बैंक्स स्टार्टेड फाइनेंसिंग स्कीम विच प्रोमोटेड इंटरप्रेन्योरशिप। तो बैंक ने फाइनेंसिंग स्कीम को बढ़ावा दिया जिससे कि इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता जो था उसको बढ़ावा मिला। ठीक है, एंड एट प्रेजेंट देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसमें 11 नेशनलाइज्ड है जो पहले मैंने बताया, और एक SBI है। अब बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक। तो ये इस वीडियो का अंतिम टॉपिक होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो RRBs हैं इनको सेटअप किया गया था, एक ऑर्डिनेंस लाया गया था 1975 में। ठीक है, और RRBs एक्ट 1976। तो इसको एक सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया गया था। ठीक है, खासकर एग्रीकल्चर और अदर रूरल सेक्टर के लिए इनको सेटअप किया गया था। किसके रिकमेंडेशन पे? तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखेंगे, M नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन पे, है ना। और ये जो RRBs हैं, रीजनल रूरल बैंक, इनमें 3 एंटिटी हैं। ये तीनों जो एंटिटी हैं इनमें इनका स्टेक होल्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक, रिस्पेक्टिवली। ये हैं कितने? तो ये हैं 50, 15 और 35। यानी कि इस बैंक अगर ये बनता है तो इसमें 50% जो स्टेक होल्डर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, 15% अपना स्टेट गवर्नमेंट होगा और 35% स्पॉन्सर बैंक, यानी कि जो स्पॉन्सर करेगा उसे। देयर मे बी 1 और मोर RRBs इन पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि एक स्टेट में एक से ज़्यादा RRBs हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि आपसे UPSC क्वेश्चन में देखे नहीं ओनली 1, देयर मे बी ओनली 1 RRBs इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इन द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक जो था वो उसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। इट वाज सेटअप ऑन 2 अक्टूबर 1975। तो ये भी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। However, as per RBI norms, Indian scheduled commercial banks are required to maintain CRAR of 9%। ठीक है, तो इससे CRAR ये सब समझाया गया है। आप टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो में आप जाके देख सकते हैं।
वहाँ पे बताया कि CRAR क्या होता है, तो इसमें रखना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है इनको ये मेंटेन करना पड़ता है 9% का। ठीक है, तो ये जो हैं RRB, तो इनको रेगुलेट किया जाता है नाबार्ड के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय RBI। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एज ऑफ नाउ वी हैव 43 RRBs इन इंडिया। ओके, एंड RBI मोबिलाइज डिपॉजिट्स प्राइमरीली, मुख्य रूप से ये प्राथमिक तौर पे ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ये प्रोवाइड कराते हैं लोन और एडवांसेस, मोस्टली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल आर्टिजन्स जो होते हैं उनके लिए, और अदर सेगमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, तो याद रखिए। अब आपसे कभी ये पूछे जाए कि RRB जो होते हैं क्या इनको SLR और CRR मेंटेन करना पड़ता है, तो बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था, जितने भी रूरल ये रीजनल रूरल बैंक हैं ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं। और आपको पता है कि जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं इनको SLR और CRR मेंटेन करना पड़ता है। तो जब रीजनल रूरल बैंक भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है तो इनको भी ऑब्वियसली बातें करनी पड़ेंगी, है ना। तो इसका जो सोर्स ऑफ फंड है ये RRBs का, ये क्या है, ये कि इसको फंड मिलता कहाँ से है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है। तो सवाल अपने आप में यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि इसको फंडिंग कौन करता है ना। वेट अ सेकेंड। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे RRBs के सोर्स ऑफ फंड्स पे। ओके, सो स्लाइड। ओके, तो एक सेकेंड। ओके, तो सोर्स ऑफ फंड क्या है ये अभी देखते हैं इसे। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फंड देखिए, सोर्स ऑफ फंड यानी कि इसके जो सोर्स हैं वो क्या है। जैसे यहाँ पे RRBs हैं, ये डिपॉजिट लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपॉजिट्स। दूसरी अगर बात करें तो बोरोइंग्स। ठीक है, बोरोइंग्स फ्रॉम नाबार्ड। और अगर बात करें तो इसमें स्पॉन्सर बैंक जो है वो देते हैं, स्पॉन्सर बैंक। और साथ ही साथ इसमें और भी अदर सोर्सेस हैं, जैसे सिडबी और NHB, सिडबी प्लस NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये इसके सोर्स ऑफ फंड्स हैं। तो आई होप RRB से अगर कोई सवाल आएगा तो आपके सवाल गलत नहीं होने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ RRBs हैं, जैसे वनांचल ग्रामीण बैंक। आप पर्टिकुलर जिस स्टेट से हैं तो वहाँ भी आप देखते होंगे आपके इलाके में कोई इस तरह के बैंक होंगे। तो ये जो सबसे पहला बैंक था वो था प्रथमा। तो इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे और इसके आगे जल्दी इसका वीडियो आएगा। तो आई होप आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि ये वाकई में यूजफुल था, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। हैव एन ऑसम डे।